तो बच्चों आज आपके लिए टॉपिक है रेजोनेंस। इसे अनुनाद कहा जाता है हिंदी में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये 12th के लिए भी और 11th के लिए भी। रेजोनेंस होता क्या है? अगर आपको एक सिंपल वे में बताया जाए कि रेजोनेंस क्या है, पहले तो हम थोड़ा सा आपको मॉलिक्यूल लेके ही बता दें। जैसे आपकी बेंजीन रिंग है और इसमें अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। कैकुले ने बताया था, आप 11th के बच्चे आगे चल के पढ़ाएंगे, 12th के पढ़ चुके। तो अगर हम सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को देख के ऐसा एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगे कि भाई बेंजीन है और इसमें अल्टरनेटिवली डबल और सिंगल बॉन्ड है, तो ये मान लेना चाहिए कि जो डबल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, डबल बॉन्ड के लिए कितनी होती है? कार्बन कार्बन के बीच अगर देखा जा तो वो होगी 134 pm के आसपास। ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड की आप बॉन्ड लेंथ लें और तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए कितनी? 154 pm। ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। जब हम इसे मेजर करते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ, तो जो बॉन्ड लेंथ है असल में एक्चुअल में होती कितनी है? 139 pm। अब ये तो बड़ी अजीब बात है कि भाई ये तो जब अगर बॉन्ड लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, हमने कहा था आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह से आप बॉन्ड लेंथ जब देखते हो तो या एक्सरे के द्वारा, तो बॉन्ड लेंथ इसकी होनी चाहिए सिंगल बॉन्ड की 154 और इसकी होनी चाहिए 134 डबल बॉन्ड की, लेकिन बॉन्ड लेंथ होती है 139 pm। तो इसका मतलब ये अकेले स्ट्रक्चर इसे डिफाइन नहीं कर रही, अपनी परिभाषा नहीं दे रही। अकेले स्ट्रक्चर जरूर कहीं ना कहीं इसकी और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और वो जो सेकंड स्ट्रक्चर पॉसिबल है उसमें जो डबल बॉन्ड है जो यहाँ पर थे और यहाँ पर थे, उसके बजाय इसमें कहाँ होंगे? इसमें पोजीशन चेंज कर रहे इस तरीके से। तो ये दोनों जो यही रेजोनेंस है बच्चों, जहां अकेली एक स्ट्रक्चर अपनी परिभाषा ना दे पावे, अपने आप को डिफाइन ना कर पावे। ठीक है। तो क्योंकि उसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर पॉसिबल होती हैं, तो वे सारे स्ट्रक्चर मिलकर डिफाइन करती हैं। ठीक है। जैसे आप अगर कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे, आपको कह दिया जाए कि आप कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आप इस तरीके से कर रहे हो और उसमें कोई पार्ट मिसिंग है। ठीक है। कोई पार्ट इसका सपोज करो ये पार्ट मिसिंग है, तो क्या वो स्ट्रक्चर बन पाएगी? नहीं बन पाने की। तो इसी तरीके से इसमें भी समथिंग क्या है? मिसिंग है। ठीक। और वो मिसिंग दूसरे वाले स्ट्रक्चर में मिलेगा। बड़े ध्यान से बच्चे सभी देख रहे होंगे, वो कहां मिलेगा? दूसरे स्ट्रक्चर में। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा, दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा। इसका मतलब इसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता है रेजोनेंस के अंदर। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? घूमता रहे। क्या है? घूमता रहे। कभी वो इधर आया, कभी इस तरीके से, इस तरीके से वो पूरे उसमें क्या रहेगा? न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहेगा पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेगा? मूव करता रहेगा रेजोनेंस के अंदर, चाहे वो ओपन चेन हो या क्लोज चेन। ओपन चेन का भी हम अभी बता रहे हैं आपको। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट और सेकंड मिलकर डिफाइन करेंगे, यही रेजोनेंस होता है। जहां अकेली स्ट्रक्चर मिलकर डिफाइन, अकेली स्ट्रक्चर अपनी परिभाषा ना दे पा रही हो, खुद को डिफाइन ना कर पा रही हो, तो इसका मतलब उसकी बहुत। तो इसी तरीके से बच्चों ओजोन की होगी, ओधरी की। आप इसकी लुईस स्ट्रक्चर देखो, ये आपका ऑक्सीजन है, ये सेकंड ऑक्सीजन है और ये थर्ड ऑक्सीजन। तो इनके बीच जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। ठीक। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये है। तो इस तरीके से इसका लुईस अरेंजमेंट होता है। सभी बच्चे ध्यान से देख रहे, या फिर हमें इस तरीके से भी लिख सकें ऐसे बॉन्ड के द्वारा। ये आपका डबल बॉन्ड है और ये आपका सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से जो आपको सभी को नजर, भाई दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो डबल बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें यह है कि एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ रहा। अगर ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों 148 pm होती है। ठीक। और इसमें डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी 120 pm होगी।
लेकिन इसकी जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, ये इस बॉन्ड की हो या इसकी हो, वो आ रही है 128 pm। तो इसका मतलब एवरेज है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का। तो ये अकेली स्ट्रक्चर उसे डिफाइन नहीं कर पा रही। फिर हमने इसकी दूसरी स्ट्रक्चर देखी बना के, तो इसकी सेकंड स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है वो इस तरीके से, इसकी जस्ट अपोजिट है। ठीक है, या तो इस तरीके से होगी या इस तरीके से होगी। और ये सभी बच्चों की बात समझ में, यानी एक स्ट्रक्चर तो इसकी ये है और सेकंड स्ट्रक्चर ये है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो ओजोन है आपकी, उसमें क्या हो रहा, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेट हो रहा, यानी डबल बॉन्ड का क्या हो रहा, मूवमेंट हो रहा उसमें। ठीक है, क्या हो रहा बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन हो रहा, यानी पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक क्या कर रहा, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है पार्सली, यहाँ पे भी है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई जाती है तो उसमें क्या होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि उसमें ट्रांसफर हो रहा है एक प्रकार से कहीं का पाई इलेक्ट्रॉन का। ये मैं आपको बना के दिखा दूं, जैसे ऊपर भी हमने बना रखी इस तरीके से। एक स्ट्रक्चर तो यह थी और सेकंड स्ट्रक्चर इसकी क्या थी, ये वाली। जिस तरीके से बेंजीन रिंग में हो रहा था, तो सभी बच्चे देख रहे हैं। इस तरीके से बैलेंस होती है। ये दोनों स्ट्रक्चर अगर मिला दी जाए तो ये स्ट्रक्चर बनती है। तो इसमें जो ओजोन है, इसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेट हो रहा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या हो रहा, मूवमेंट हो रहा। वो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, सिंगल बॉन्ड अगर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है। एक प्रकार से गतिशील अवस्था में है क्या, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका मूवमेंट है। तो इसी वजह से इसमें क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आई, एवरेज आती है 128। ये कितनी आओगी बच्चों, 128 pm। ये जितनी स्ट्रक्चर इसकी बनी, ये वाली स्ट्रक्चर जो है, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलावा है। क्या कहलावा है बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ध्यान रखियो, केमिकल स्ट्रक्चर भी कह देना है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कह लो, दो स्ट्रक्चर हैं ये। ठीक है, अभी हम इसके बारे में सारे पॉइंट बताऊंगे। जितनी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी होगी कंपाउंड के अंदर, वो अभी हम आने वाले टाइम में आपको बताऊंगे। सबसे पहले देख लो कि वहां तो रही उसकी 128 pm, या फिर बेंजीन में कितनी आई थी, 139 pm। ठीक, तो उससे क्या पता चलता है कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट होता रहता है। तो इस प्रकार से रेजोनेंस की डेफिनेशन आप क्या दोगे, मैं आपको बताऊं, आप लिखना चाहते हो लिख लो। इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स ए सिंगल लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे हमने कहा कि केवल एक स्ट्रक्चर नहीं उसे एक्सप्लेन करेगी। द मॉलिक्यूल इज देन सपोज टू हैव मैनी स्ट्रक्चर, ईच ऑफ विच can explain most of the properties of the molecule, but none can explain all the properties of the molecule. The actual structure is in between of all these contributing structures and is called resonance hybrid. And the different individual structures are called resonating structure or chemical structure. This phenomena is नोन एज रेजोनेंस। तो जैसे हमने आपको बताया कि एक स्ट्रक्चर, चाहे वो बेंजीन रिंग हो, बार बार हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, केवल एक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर रही, दो स्ट्रक्चर मिलकर डिफाइन करेगी। आपने जैसे महाभारत अगर देखा हो बच्चों, मैं आपको बताऊं, 5 पांडव थे, लेकिन वो किले कहीं के बराबर था, कर्ण। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी लिए हुए था। ठीक, एक प्रकार से आप देखो, जो कर्ण को अगर डिफाइन करना हो तो इस प्रकार से जो 5 पांडव हैं वो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। ठीक, तो इसकी इसी तरीके से होगी।
अगर किसी भी कंपाउंड को इस तरीके से जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, मैं आपको बता दूं ऐसे नहीं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन होने का ही नहीं वो भी रेजोनेंस रिप्रेजेंट करता है, नहीं, आप ध्यान रखना जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन यानी डबल बॉन्ड होगा वो ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, नहीं तो करने का नहीं। तो जैसे हमने ओजोन का भी आपको बताया अभी कि ओजोन के भी 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। देखो दोनों में ही क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये क्या होता है, मूवमेंट होता है इस तरीके से, ठीक, क्या चलता रहता है, मूवमेंट चलता रहता है। तो हम उसे एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, इसे भी जैसे हमने किया था, ठीक। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है केवल इससे पॉसिबल नहीं है, इसे डिफाइन करना इससे पॉसिबल नहीं है, इसे इससे नहीं दोनों मिलकर कंबाइंड रूप से डिफाइन करती है, ठीक है। और वो क्या कहलावा है बच्चों, प्रोसेस रेजोनेंस कहलाता है। ये इसके एग्जांपल है। जैसे बॉन्ड लेंथ ही मेजर करी गई तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो एवरेज बॉन्ड लेंथ निकल के आई एक प्रकार से। यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी पार्शियल, देखो ये इस वाली स्ट्रक्चर में नजर आ रहा। मैं फिर कह दूं ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर होती है, बाकी एक ही स्ट्रक्चर बनानी होगी आपको कहीं पे भी, ठीक। तो सभी बच्चे इन्हें नोट कर लें। अब इसके बाद हम आपको बताओगे कुछ एग्जाम्पल और रेजोनेंस एनर्जी। बच्चे ध्यान दें, इसमें क्या है, इसकी कुछ कंडीशन जैसे हमने बताया डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एक चीज जैसे जो इसमें एटम्स होंगे, देखो एटम्स होंगे उनकी पोजीशन इसी तरीके से होनी चाहिए जो एक्चुअल स्ट्रक्चर में है। अगर एक कार्बन यहाँ है तो दूसरा कार्बन वही होना चाहिए। आप कार्बन दूसरी स्ट्रक्चर में कहीं और बना दो, किसी तरीके से बना दो, या ऑक्सीजन, देखो उनकी पोजीशन के साथ आप बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो इनकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए सभी जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी में सेम होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड का इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब आपने यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 दिखा दिया, आपने यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 दिखा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें जो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी इक्वल होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी इक्वल होने चाहिए एटम्स पे, ठीक है। उसमें आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। जो एटम्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले उस स्ट्रक्चर में ले रहा हो, सेकंड में भी उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा कोई ना कोई उनमें से एटम, ठीक है। आप उसके साथ कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। और जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होना चाहिए। कैसे? यानी कि अगर आप ऐसा करने लगो कि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो कैसे रेजोनेंस होगा? नहीं, एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट चार्ज होना जरूरी है, एक जैसे चार्ज नहीं हो सकते बिल्कुल भी। इस चीज का भी आपको, इस कंडीशंस को भी ध्यान रखना कि चार्ज कैसा होना चाहिए। उन पे जो पड़ोसी है, जो नेबर्स हैं, उन पे चार्ज अलग अलग टाइप का होना चाहिए, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैसे होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ही है। आप अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज करोगे, नहीं, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चों। और जितनी भी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी उनकी जो एनर्जी है वो या तो समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बिल्कुल, या अप्रोक्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी लेवल इनके कैसे होने चाहिए? बिल्कुल इक्वल या फिर अप्रोक्स इक्वल होनी चाहिए। एनर्जी लेवल अगर कम ज्यादा होंगे तो रेजोनेंस नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखो, ठीक है। और जितनी भी बॉन्ड होंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर बॉन्ड है, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ही उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा उसकी इंक्रीज होगी कंपाउंड की। तो बच्चों जैसे अभी आपने रेजोनेंस देखा कि कोई एक स्ट्रक्चर मिलकर उसे डिफाइन नहीं कर पाती, तो बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। तो इसमें एक टॉपिक पूछ लिया जा, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी ये भी हमने आपको बताना जरूरी समझा ताकि बच्चों को पता चले। अभी जैसे हमने आपको बताया बच्चों, कोई भी एक स्ट्रक्चर है, जैसे बेंजीन ही है, अकेली ये स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर पा रही, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके ही डिफाइन कर पा रही, ठीक।
ये तो ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी बेंजीन रिंग की दोनों। तो अब रेजोनेंस एनर्जी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी वो होगी जितनी भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही, ठीक है, कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसकी जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उनकी जो स्ट्रक्चर है उन्हें बढ़ने में जितनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, वही क्या कहलावे, रेजोनेंस एनर्जी कहलावे। फिर से मैं आपको बता दूं कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसके बनने में जितनी एनर्जी की मात्रा क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है, वही क्या कहलाओगी, रेजोनेंस एनर्जी। जैसे बेंजीन रिंग फॉर्म हो रही, जैसे हम आपको बता रहे, तो 150 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, किलो जूल पर मोल। इनके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसे बढ़ने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 150 किलो जूल पर मोल। तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी, मैं एक बात और बता दूं, जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंपाउंड की, ठीक है। यानी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होंगी भाई, जितनी ज्यादा होंगी, ये जितनी बढ़ती जा रही उतनी ही क्या एक प्रकार से एनर्जी रिलीज होती जा रही, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे आप स्कूल में गए, आप खाना खा के गए तो आप उछलते कूदते फिर वो खूब बोलते हो क्लास में, लेकिन जैसे जैसे पीरियड बीतता चला जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8वें पीरियड तक जाते जाते आपकी एनर्जी क्या हो जा, बिल्कुल डाउन हो जा, थक जाओ आप। तो 8 आपकी एक प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 8 होगी। तो आप ये बताओ, जो 4 पीरियड करे उसमें आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च हुई, 8 में ज्यादा खर्च होगी, और जहां एनर्जी आपकी ज्यादा खर्च हुई स्टेबिलिटी तो वहीं ज्यादा, आप थक के बैठ जाओगे, 4 पीरियड के बाद ज्यादा थकोगे, 8 के बाद थकोगे ना। तो इसी तरीके से जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है उतनी उसकी रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी हाइयर होगी उतनी बच्चों क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंपाउंड की, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, आप लिखना चाहते हो लिख लो, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कहलावे, मैं फिर से रिपीट कर दूं, रेजोनेंस एनर्जी, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसमें और इसकी जो स्ट्रक्चर्स होगी उसमें जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाओगा, रेजोनेंस एनर्जी। यानी इसकी सबसे ज्यादा जो स्टेबल स्ट्रक्चर है और पहली जो स्ट्रक्चर है उसमें जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाओगी, रेजोनेंस एनर्जी। कितनी एनर्जी रिलीज हुई, वो ही एक प्रकार से अदर वर्ड्स में अगर देखें, जितनी एनर्जी रिलीज होती चली जाएगी। जैसे आप ही देखो, आप फुल एनर्जी के साथ क्लास में आए, आपकी वो एनर्जी, और आप 8वीं जो पीरियड पढ़ रहे हो उसकी वो जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, जो डिफरेंस आया उसमें वो ही क्या है, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। पहले पीरियड की एनर्जी और आखिरी पीरियड की एनर्जी में जो आपका एक प्रकार से डिफरेंस है वो ही आपकी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो सभी बच्चे कर ले। मैं आपको एक बात और बता दूं, खासतौर पर 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये जो रेजोनेंस टॉपिक है ये मेसोमेरिक के नाम से एक बार फिर आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड होकर। वहाँ आपको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी समझाएंगे और इसे भी दोबारा से ले लेंगे। काफ़ी वाइड टॉपिक है, क्योंकि यहाँ अभी आपको रेजोनेंस इफेक्ट नहीं काम आने जा रहा, तो इसी वजह से हम इफेक्ट नहीं बता रहे, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट क्या होंगे, ये सारे आपको इफेक्ट बताए जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। 12th के स्टूडेंट तो पढ़ चुके हैं ऐसे 11th में, ठीक है, और वो इफेक्ट भी पढ़ चुके। तो इसकी एक और वीडियो आएगी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो बनती रहे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।